हेलो नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आज जो लाइव है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। ये बहुत सारे सवालात खड़े हो गए नाजरीन। सऊदी अरेबिया का जहाज पकड़ा गया जिनोवा इटली की बंदरगाह पे, जिसमें इसराइल के लिए जो है अमेरिका से आने वाला जो असलहा है वो भेजा जा रहा था। कार्गो, आम कार्गो। तो ये बहुत मतलब है कि एक वाकया है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। हमारे साथ आज मेजर समर तूर भी जुड़ेंगे और हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी भी जुड़ेंगे और अमेरिका से हमारे साथ एंडी खान साहब भी मुतवक्को हैं। तो हुआ ये है कि जो पैलेस्टीनियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उन्होंने ये दरख्वास्त की पूरी दुनिया में फ़लस्तीन जनरल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने कि जी जो बंदरगाहों के ऊपर, डॉक्स के ऊपर जो वो हैं, क्या उसे कहते हैं, मजदूर हैं, जो पोर्टर होते हैं, मजदूर होते हैं, जो सामान चढ़ाते हैं बहरी जहाज़ों पे, लोड करते हैं, उनको ये अपील की है और ट्रेड यूनियंस के थ्रू उन्होंने अपील की है कि भाई जितनी भी यूनियंस हैं दुनिया में, जो बंदरगाहों पे मजदूरों की यूनियंस हैं, वो इजराइल को अगर कोई असला जा रहा है तो उसका रास्ता रोकें। ये फ़लस्तीन की फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने ये अपील की और उन्होंने कहा कि ये वैसे भी आलमी कवानीन के खिलाफ है कि दो मुल्क अगर जंग कर रहे हो तो उनको फिर असला नहीं दिया जाता मजीद। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये एक बैरी जहाज है सऊदी अरेबिया का। इसका नाम है बहरी यानबू। बहरी यानबू, ये बहरी यानबू जहाज जो है ये अमेरिका में मैरीलैंड बाल्टीमोर से ये चला और इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट था और ये पहुंचा जिनोआ। अब जिनोआ में जो इटली की जो असला साज कंपनी है लिनार्डो, उनके तैयार किया हुआ जो असलहा है, जिसमें ऑटो मेलारा तोप भी थी जो अबू धाबी के लिए थी, ये सारी चीजें जो है उसमें उन्होंने कहा जी चढ़ाएं। तो उन्होंने क्या किया मजदूरों ने कि सहरी के वक्त 40 मजदूर जो है वो चढ़ गए, 40 मजदूर चढ़ गए जहाज पे और उन 40 मजदूरों ने तलाशी ली सऊदी अरेबिया के बहरी जहाज की। और जब उन्होंने सऊदी अरेबिया के बहरी जहाज की तलाशी ली तो पता चला कि इसमें असलहा है, वेपन्स, एक्सप्लोसिव्स हैं यानी धमाका खेज मवाद, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, टैंक हैं और दूसरा एमुनिशन वगैरह जो है ये सामान मौजूद है। तो मजदूरों ने कहा कि हम जंग के लिए काम नहीं कर रहे। उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने वहां पे पता भी लग गया जाहिर है कि जी ये तो असला जा रहा है इसराइल को। तो इनको खबर किसने दी इस जहाज की? इनको खबर दी यूनान की जो यूनियंस है। अब ये पूरी दुनिया की जो डॉक की यूनियंस है, जो बंदरगाहों की यूनियंस हैं, ये आपस में बातचीत कर रही है, कम्युनिकेट कर रही हैं, क्योंकि ये यूनियन ज्यादातर जो है ये सोशलिस्ट हैं और लेफ्ट विंग की यूनियंस हैं और ये जंग के सख्त खिलाफ हैं और ये फ़लस्तीन की जो कॉज है उसकी हमायत भी करते हैं। तो ये आपस में फिर कम्युनिकेट करते हैं ताकि एक ब्लॉकेड किया जाए आर्म्स का इजराइल की तरफ। इससे पहले भी नाजरीन जुलाई में जिनोआ इटली के मजदूरों ने इजराइल के लिए मिलिट्री कार्गो जो है वो लोड करने से इनकार कर दिया था। आपको पता है कि इटली जो है वो भी इजराइल की हमायत कर रहा है इस जंग में, तो वो असला भेजते हैं वहां पे लेनार्डो का और दूसरी कंपनियों का, तो वो रोक दिया उन्होंने। पिछले साल नाजरीन अक्टूबर में यूनान की बंदरगाह पिरायस में भी 21 टन असला रोका गया जो फलस्तीन की एशडोड बंदरगाह के लिए जाना था और वहां से फिर वो इजराइल। और अक्टूबर 2023 में जो है ये फलस्तीन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने ये अपील की थी कि भाई ये असला का जो सिलसिला है इसको रोकें। और उस हवाले से जो है ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वाकया हुआ है ये इटली का जो कानून है 185/90,
इसकी सरियन खिलाफ वर्जी है कि ऐसे ममालिक को असला नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ पैनलिस्ट आ गए हैं, उनको जोड़ लेते हैं और फिर ये बात करते हैं। असल बात जो है 2-3 है। एक तो ये है कि ये एक तरफ मुस्लिम उम्मा इजराइल के खिलाफ बात करती है और दूसरी तरफ ये बिहाइंड द बैक सऊदी अरेबिया और ये असला बेचते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा नाजरीन, अभी आपको एंडी खान साहब बताएंगे इसकी हिस्ट्री, क्योंकि वो जानते हैं ये सारा। और ये जो खबर है ये मेरे तक पहुंचाई भी एंडी खान साहब ने। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको पता है क्या हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने फिर उसकी खोल लगाई और हमने कहा कि इस पे प्रोग्राम करेंगे, तो जोड़ लेते हैं सबको। हमारे साथ एंडी खान साहब हैं, आज ये कैमरे पे नहीं है, इनकी तबीयत जो है वो नासाज है। ये हमारे साथ जनरल मेजर जनरल सुधाकर साहब भी तशरीफ ले आए, बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का। नमस्ते, जय हिंद और सत श्री अकाल। मैं तो कहता हूँ जय हिंद के बजाय हमें कहना चाहिए जय विश्व, कि पूरा विश्व ही जो है वो जिंदाबाद उसकी है जी। ये सारा जय विश्व, मैं तो आज से जय विश्व को। अच्छा एनीवे, तो अब सबसे पहले किधर जाऊं, हैं जी? एंडी खान साहब आपकी तरफ आऊं या मेजर साहब? एंडी खान साहब से स्टार्ट करिए, क्योंकि वो जिनको थोड़ा सा कुछ पता है ना। हाँ जी, हाँ जी, चलो एंडी खान साहब जी। एंडी भाई, मतलब पॉपुलर डिमांड रिक्वेस्ट पॉपुलर जी। मैं कहता हूँ एंडी खान ने तो छक्के छुड़ा दिए हैं उस पे, सोशल मीडिया पे और हमारे चैनल पे। एंडी खान साहब पहले तो ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? इनको फ्लू हुआ बड़ा सख्त, और जैसे कोविड की तरह के इनको फ्लू हुआ है और बड़ी तबीयत इनकी खराब है। तो फिर भी ये आए हमारी रिक्वेस्ट पे, उसके लिए इनका बहुत बहुत we wish him early recovery, because he is the lifeline, if I may say, of our channel, and we are proud. He is the lifeline, absolutely. So जी एंडी खान साहब, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब ज्यादा देर आपके साथ रुक नहीं पाऊंगा। कोई बात इसकी देखिए, न्यूज तो मैंने आपको भेज दी थी। देयर इज अ रीजन कि मैंने इसको होल्ड बैक किया हुआ था, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड जो आप इसका ढूंढ रहे होते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों है, इसकी वजह क्या है। डॉक्टर साहब बिल्कुल उसी तरह से जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुई थी, आज तक दुनिया की समझ में नहीं आई। एक बॉर्डर डिस्प्यूट था पोलैंड का और जर्मनी का, और जर्मनी वो इलाके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लूज कर गया था और वो जबरदस्ती पोलैंड के हवाले कर दिए गए थे, वो लेने की कोशिश कर रहा था और बरतानिया फ्रांस ने बीच में छलांग लगा दी और दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। तो ये बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि रिसर्च इसके ऊपर कोई नहीं करता। इसी तरह से सऊदियों को क्या तकलीफ है कि ये इस वक्त जो है वो कूद गए इसके अंदर, और इनके जहाज जो है, जब यमन ने ये क्लियर कर दिया कि हम किसी को गुजरने नहीं देंगे रेड सी से, तो सऊदी जहाजों को इस्तेमाल करके ये काम करना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब मेरी रिसर्च अभी भी अब मुझे कॉल आ गई है, आप कॉल अटेंड कर लें, कोई टेंशन नहीं। जी एंडी खान साहब अभी कॉल उनकी आ गई है, वो कॉल पे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ये टाइम अभी वक्फा मिला है, जब तक एंडी साहब नहीं आते हैं वापस, तब तो थोड़ा बताएंगे मोटा मोटा क्या हुआ, क्या है, थोड़ा बताइए प्लीज। देखिए ये जो अपना क्या उसे कहते हैं, सऊदी अरेबिया का जहाज था बहरी, उसका नाम है बहरी यानबू। बहरी यानबू ये बाल्टीमोर मैरीलैंड से चला और जिनोवा पहुंचा। जब ये जिनोवा पहुंचा तो वहां पे
जो डॉक वर्कर्स हैं उन्होंने चेक किया जहाज को, उसमें वेपन्स थे, टैंक थे, आर्मर्ड व्हीकल्स थी। ये जहाज सऊदी अरेबिया का है, लेकिन इसमें माल जो था वो सारा असला था अमेरिका का। और जिनोवा में इसलिए ये रुका क्योंकि वहां से इसने लोड करना था कैनन फॉर अबू धाबी। तो वर्कर, हाँ जी, फॉर अबू धाबी कैनन। तो उन्होंने फिर जब चेक किया तो उन्होंने कहा ये तो इजराइल के लिए असला जा रहा है यहाँ से, तो उन्होंने नहीं जाने दिया और वो वहां कॉन्फिस्केट हो गया सारा। तो सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो भी जंग में फलस्तीनियों के बजाय इजराइल का साथ दे रहा है। मेहदी खान साहब की कॉल खत्म होगी तो वो हमें बताएंगे, हम उनको फिर वापस ले लेंगे। तो ये है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कि ये जो लड़ाई हो रही है गाजा में, इसमें तो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट तो आउट ऑफ द विंडो हो गया। देयर इज नो सच थिंग एज मुस्लिम उम्मा एनी मोर। दैट इज माई पॉइंट। ये तूर साहब को कुछ पता होगा अंदरूनी बातें। जी तूर साहब, आप माइक अनम्यूट कर लें अपना। हाँ सर, एम आई ऑडिबल सर? यस यू आर। हाँ सर, तो बेसिकली ये जो कहा जा रहा है कि एक तो सर ये जो इटालियन कंपनी है इसका नाम है लियोनार्डो। तो ये जो लियोनार्डो वेपन्स फर्म है, इसने बेसिकली एक आर्टिलरी गन्स के बैरल्स भिजवाने थे अबू धाबी। नंबर एक, वो बहुत हैवी होते हैं। तो उसकी लोडिंग के दौरान जब इन्होंने शिप का मैनिफेस्ट चेक किया, कार्गो मैनिफेस्ट, उसमें डिस्क्लोज हुआ कि सामान तो अबू धाबी तो पहले जाएगा, पर अबू धाबी से होते हुए इसने जाना है इजराइल। वहां पे वर्कर्स ने बोला कि भाई ये जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन और कत्लेआम हो रहा है इजराइल वाली साइड, उसको मन में रखते हुए ये कोई भी लोडिंग नहीं करेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू वेपन्स। कहते हैं हम इसमें वी विल नॉट बी अ पार्ट और कंट्रीब्यूशन इन एनी वे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट। इट इज अ गुड थिंग दैट एवरीबडी वांट्स पीस, नोबडी वांट्स टू इनकरेज इट। सर हिंदी में बात करें प्लीज, आप सर अंग्रेजी में चले जाते हैं, हिंदी में मैं बात। सर ये बोल रहा हूं कि अच्छी बात है कि सबको सुख और शांति अच्छी लगती है, पर इस टॉपिक की गहराई में जाएंगे तो जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही डिबेट भी गहराई में जाती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि इजराइल कहता है कि अक्टूबर 7 को लेके इजराइल बैठ गया कि अक्टूबर 7 2023 को तो अनर्थ हो गया, पर उससे पहले जो ह्यूमन राइट वायोलेशंस, जो पैलेस्टीनियंस को प्रोटेस्ट के दौरान गोलियां मार दी जाती थी, है ना, कोई भी पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट करता था उसे डिसअपियर करा दिया जाता था, 3-3 साल के बाद जेल से छोड़ा जाता था। तो ये सारी चीजें होने के बाद बहुत ही ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हुई हैं एंड पैलेस्टीनियंस को डिप्राइव किया गया था इकोनॉमिकली एंड सोशली, सिक्योरिटी वाइज, फ्रॉम ऑल एंगल्स पॉसिबल। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मन में रखते हुए ये कॉन्फ्लिक्ट हैज टेकन अ लार्ज टर्न। एंड प्रॉब्लम क्या हुई है सर? पॉपुलेशन पूरी शिफ्ट हो गई। जो माइनॉरिटी में जूस थे वो ओवर द इयर्स उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतनी ज्यादा हो गई कि जो उनको 1947 में यूएन रिकॉग्निशन चार्टर के मुताबिक जितनी जमीन दी थी वो उसमें सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो किबुत्स वाले जो इलाके थे जहां पे ये छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे, यहाँ पे इजराइल की ज्यादातर लेबर क्लास रहती थी, जो फार्मर्स है, या फिर जो बाहर कंट्रीज से एज जूस वापस इजराइल आए थे सेटल होने के लिए, उनको जमीन और घर अलॉट किया जाता है। तो जब ये सारी चीजें हुई तो पैलेस्टीनियंस ने प्रोटेस्ट किया कि भाई तुम्हारा जो बॉर्डर बना हुआ है इजराइल का, तुम उसके तहत रहिए, आप हमारे इलाकों के क्यों कब्जा कर रहे हो?
और फिर लड़ाई हुई सेटलमेंट्स को लेके, जो बीबीसी ने बहुत वायरल किया कि इस सेटलमेंट पे बुलडोजर आ गए, पथराव होने लग गया। तो फिलिस्तीन के पास तो ना फौज है, ना उनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी फोर्स है, तो वहां की पब्लिक क्या करती? पत्थर ही मारती। तो ये पत्थर मारने के सिलसिले को इन्होंने इनफटादा नाम दिया जब इजराइल ने शो ऑफ फोर्स के लिए टैंक उतार दिए सड़कों पे, एज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसका यासिर अराफात ने एडवांटेज लिया और बोला कि टैंकों के ऊपर पत्थर मारो, ये आपको गोली नहीं मारेंगे। और वही हुआ, ओवरकिल हो गया जो प्रोजेक्शन थी। और यूएन की मैंडेट में फिर फोटोग्राफ्स वीडियोस गई कि देखिए टैंक बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ निहत्थे पत्थरों से लैस बच्चे और नौजवान अपना सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। पर एक्चुअली यूएन का फेलियर है। इट इज अ आउटराइट फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आई हैव सर्व्ड विद द यूनाइटेड नेशंस, लॉट ऑफ करप्शन, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। और मैं एक चीज बहुत क्लियरली दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस लेवल की करप्शन मैंने यूएन में देखी है, शायद ही किसी ने अप क्लोज और पर्सनल देखी हो। मतलब मैंने ये देखा है कि कॉन्फ्रेंस हॉल में आके आप 2-2 घंटे सिर्फ एक दूसरे का निजी हालचाल पूछ रहे हो कि आपकी फैमिली कैसी, आपके बच्चे कैसे हैं। और फिर एक बड़ा सा सूटकेस पकड़ाया जाता है डॉलरों का, बाहर निकलते हैं 1-1.5 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस हॉल से, और वहां पे फिर 2 लाइन की स्टेटमेंट एक सूडान का लीडर देता है, वहां का जो मेयर है, कि भाई हमने अलाउ कर दिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहां से आने के लिए। और वहां पे जो अमेरिकन एम्बेसडर था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आई वॉज द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, आई वॉज शॉक्ड कि ऐसे डीलिंग्स होती हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे। कि अमेरिकन डिप्लोमेट ने भी दिया कि आफ्टर एक्सटेंसिव डिस्कशन एंड डिप्लोमेसी वी हैव कम टू अ कंक्लूजन दैट यस वी विल अलाउ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू गेट फूड टू द रिफ्यूजी कैंप्स। और वहां पे डॉलरों से भरा हुआ सूटकेस दिया जाता है जिसमें अलग से इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है। इट इज अ सूटकेस विच कैन नॉट बी ओपन्ड बाय एनी नॉर्मल पर्सन। जिसके पास उसका इलेक्ट्रॉनिक कोड होगा वही उसे एक्सेस कर सकता है। यू कैन नॉट इवन कट इट ओपन। तो ये जो सऊदी अरेबिया जो जहाज जो भेजा है, ये भी उसी की कड़ी है, उसी क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस की कड़ी है। सर ये इट इज ऑल, ये जो भी काम होते हैं, अमेरिकन की एक ब्लैक मार्केट टीम होती है हथियारों की। आपको क्या लग रहा है यूक्रेन में जितने भी हथियार यूएस भेज रहा है, आधे से ज्यादा हथियार ब्लैक मार्केट वाले रास्ते में खरीद लेते हैं फ्रॉम यूक्रेनियन, जो यूक्रेन के करप्ट अफसर हैं, और आधे उसमें अमेरिकी हैं जो वहां से खरीद के 5 गुना ज्यादा दाम में अफ्रीका में बेचते हैं कि भाई तुम हमें डायमंड दे दो और हमसे हथियार ले लो। ऐसे सौदे चलते हैं वहां पे। सर जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि ट्रंक भर भर के डॉलर दिए जा रहे हैं, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब वो देते हैं सोने के रूप में। और सोना कहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है? कोई जर्मनी में किसी बैंक में कहीं से ट्रांसफर हो रहा है, कोई बेल्जियम या बल्गेरिया के बैंक से कहीं हो रहा है, कोई लिथुआनिया से कलेक्ट कर रहा है गोल्ड के बिस्किट्स। आप ये नेटवर्क इतना फैल चुका है कि आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते हो। एंड आई थिंक एंडी सर अभी हैज कम, तो सर इफ यू कैन शेड सम लाइट, उसके बाद सर मैं बताओ आई विल कम इनटू द सीन। जी एंडी भाई, अपना माइक अनम्यूट कर लें। तो सब देखें, ये जो बात कर रहे हैं सबरतूर साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है और समंदर के अंदर ही असला बिक जाता है। और सिर्फ असला नहीं बिक जाता, एक बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है, इसमें समंदर के अंदर ही रिफाइंड प्रोडक्ट क्रूड ऑयल का बिक जाता है और वहां से गायब हो जाता है और वो भी पकड़ा नहीं जाता। और उसके भी दाम कुछ ऐसे ही दिए जाते हैं जिस चीज की वो बात कर रहे हैं। तो मगर सऊदी का इसके अंदर इन्वॉल्व होना
उसकी वजह आपको वो समझने के लिए ना यू हैव टू लुक इनटू इट कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, अरामको कंपनी के ऊपर एक अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके ऊपर एमबीएस ने आके कहा था ये तो अमेरिकन कंपनी है, ये अटैक तो अमेरिका के ऊपर है, हमारे ऊपर तो नहीं है। ये 2019-20 में हुआ था शायद, हाँ करेक्ट। ये जब यमन से इनकी जंग चल रही थी, ये हुतीस किए थे, हुतीस। सर ड्रोन स्टेल्थ था, हुतीस के पास स्टेल्थ ड्रोन कहां से आया मुझे आप ये बता दीजिए। ओके। ये समर तूर साहब ने दिया होगा। ड्रोन स्टेल्थ था। हाँ। और ये भी नहीं है कि कोई कामाकाजी ड्रोन था जो हम समर के ऊपर डाल दें। उस ड्रोन से 2 मिसाइल फायर हुए और उसके बाद ड्रोन मुड़ के वापस चला गया। ओह माय गॉड। और उन्होंने ये कहा कि ये अटैक अमेरिका के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि अरामको एक अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिका की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, और इवन के जो सऊदी शिपिंग कंपनीज हैं इसके अंदर भी 50% होल्डिंग तो सऊदी गवर्नमेंट की है, मगर रेस्ट ऑफ द 50% किसकी है, दैट वी हैव टू लुक इनटू कि बाकी होल्डिंग्स किनकी है। नहीं एंडी साहब, सॉरी मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। ये यहाँ पे हाई डेंसिटी पेट्रियट मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी, इसके बावजूद भी उन्होंने रोक नहीं, ये एक किस्म का ये मिनिएचर आयरन डोम था, उसको उन्होंने डिफीट करके अंदर पेनिट्रेट करके जो अटैक किए थे, ये काफी पेंटागन में ये काफी हल्ला मच गया था इसके ऊपर। सो बस दैट्स ऑल। नहीं बात जो देखिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है। मेरा काम है थोड़ा सा पैनल को गाइड भी करना। हम जो सवाल यहाँ उठ रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, वो ये है कि ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है ये तो आउट ऑफ द विंडो चला गया। मतलब है देयर इज नो सच थिंग एज मुस्लिम उम्मा। इफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ बनाने, दैट इज द सेपरेट इशू, वो एक अलग चीज है। लेकिन मतलब है कि गाजा के मुसलमानों के खिलाफ इजराइल को असलहा देना, वो या उसको शिपमेंट में फैसिलिटेट करना, तो उम्मा किधर गई फिर? ये क्या है, मुझे समझाएं। ये मुझे समझ नहीं आ रही है एंडी साहब, इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, देयर इज नो सच थिंग एज उम्मा शुम्मा, मतलब ये सब मजाक है। ये आप क्यों इस टॉपिक को बीच में लेके आ रहे हैं? देयर इज नो सच थिंग एज उम्मा। आप कह रहे हैं ये मजाक है, तो हम जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमें कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के साथ उम्मा का हिस्सा हैं, हमारे साथ पाकिस्तान का रिश्ता कलमे का रिश्ता है, तो हमारे लिए तो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि भाई अगर हम उम्मा का हिस्सा हैं तो फिर हमें अरब के साथ शामिल किया जाए, हम फिर हिंदुस्तान में। अच्छा, अगर आप उम्मा का हिस्सा हैं तो मुझे ये बताइए कि अलावा पाकिस्तान के किसी और इस्लामी मुल्क ने आके आपके साथ खड़ा हुआ? कोई और इस्लामी मुल्क जो मसला कश्मीर को सॉल्व करवाने के लिए आके खड़ा हुआ? कोई नहीं है ना। देखिए, कश्मीर का मसला बड़ा सिंपल है। कश्मीर का मसला बड़ा सिंपल है। कश्मीर का मसला है पानी का कंट्रोल, रीजन के पानी का कंट्रोल, और कश्मीर के अंदर जो सोने से ज्यादा महंगी एक चीज पैदा होती है ना, उसका रेवेन्यू, जाफरान। सही कहा। ये कौन सा मुल्क खाएगा? बस इसके ऊपर लड़ाई है। कश्मीरी के खून से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मर जाएं, नोबडी केयर्स। डॉक्टर साहब, जंगे और लड़ाइयां हमेशा वसाइल के कंट्रोल के ऊपर होती है, लोगों के लिए नहीं होती। बिल्कुल सही बात है ये। डॉक्टर साहब, मैं 8 बजे फिर पील ऑफ हो जाऊंगा। मेरे को अगर आप 2 मिनट टाइम देंगे, मैं कुछ जी आप बात करें बात सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो अगर हमारे को पैनलिस्ट बुरा ना माने तो मैं चंद एक चीजें जितना माय पेन इज वर्थ जितना मालूम है, आपके जैसे गहराई में पता नहीं है मुझे। इसी जब से ये जो प्रिंस आने टेक ओवर किए हैं चार्ज, क्राउन प्रिंस की बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, सलमान जी, मोहम्मद जी, तो एक किस्म का एक लिबरलिज्म एक इंजेक्ट हुआ है। ये जो वहाबिज्म के अंदर लिबरलिज्म इंजेक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पे 2022-23 को आप अगर गूगल करेंगे, 22-23-21 में मैं था ना, ये 21 के आसपास, एग्जैक्ट डेट पता नहीं,
मैं था प्रेसिडेंट ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी इन ओमान एंड सीईओ। तो ये शायद उसके 2021 की बात है। उस समय सऊदी अरेबिया वाज द लीड फिगर। पूरा कंप्लीट मिडिल ईस्ट का जो पॉपुलेशन है ये 31 करोड़, कंप्लीट मिडिल ईस्ट। एक लीड रोल प्ले करते हुए क्राउन प्रिंस, उन्होंने एक चीज का उन्होंने बढ़ावा दिया था। उन्होंने दिया था, किसने दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज इट इज ऑन रिकॉर्ड कि ऑनलाइन भगवत गीता लोगों ने डिमांड किया था। आउट ऑफ 31 करोड़ 15 करोड़ की जो है ऑनलाइन पेमेंट करके भगवत गीता लिए थे। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट को मैं शेयर करना चाहता हूं, जस्ट टू इंडिकेट कि इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस है इन सऊदी अरेबिया, इट इज अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस। they are spreading towards liberalism. Women उनको एम्प्लॉयमेंट देने लगे हैं। they are on the front line डेस्क पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, गाड़ी भी चलाने लगे हैं, एंकरिंग हो रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं। so likewise, so therefore what I am saying is number one. number two, मैं ये कह रहा हूँ जो अब्राहम बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कंसर्ट्स हो रहे हैं। सो नंबर टू, ये जो अब्राहम अकॉर्ड का जो चाइना ने ये टॉक कराया था, अब्राहम अकॉर्ड को साथ तो जुड़ा नहीं हुआ, बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ये भी एक दिशा की तरफ पॉइंट कर रहा है। दे वांट टू नॉर्मलाइज मोर देन ईरान, सऊदी अरेबिया वांट्स टू नॉर्मलाइज। तीसरा चीज, ये जो अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के इनिशिएटिव पे, उसकी पहलाव पे ये अब्राहम अकॉर्ड को पुश करना चाह रहे हैं। आज के दिन में अब्राहम अकॉर्ड में मेरे ख्याल से 4 सिग्नेटरी हैं, 4, हाँ, बहरीन और इनको मिला के सूडान भी है शायद, मोरक्को इज देयर, 4 या 5 है। जॉर्डन तो बहुत पहले उसने एक्सेप्ट कर लिया था। ये 5 हो गए हैं मेरे ख्याल से। सऊदी अरेबिया इज अ प्राइमरी स्टेक होल्डर। ये यूएसए के साथ समझौता हो रखा है, कहीं ना कहीं टैसिट, डिस्क्रीटली, कॉन्फिडेंशियली कुछ ना कुछ समझौता हो रखा है। सऊदी अरेबिया हैज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आफ्टर जो बाइडेन के बाद ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनका रिश्ता काफी बदला हुआ है, और ये अब्राहम अकॉर्ड को पुश करना चाह रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, अभी तक मुल्ला का लड़ाई आया नहीं हो, सॉरी उम्मा का लड़ाई, अब्राहम अकॉर्ड को पुश करने की वो प्रयास कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट मेरे तरफ से, ये जो उम्मा आप कह रहे हैं, मेरे विचार के मुताबिक आज भी, चाहे हम माने या ना माने, ईरान, टर्की और सऊदी अरेबिया, ये एक हिडन कंपटीशन चल रहा है आपस में अभी भी, डिस्पाइट व्हाट आई हैव शेयर्ड विथ यू। इनमें से ईरान इज प्लेइंग अ पिवटल रोल टू शोकेस कि मैं शिया डोमिनेटेड एक सोसाइटी होने के बावजूद भी I am concerned about the Sunnis, their well-being. Therefore, I am supporting the Palestinians and Hamas. Therefore, one of my tentacles, I am the head of the octopus. मेरे 5-6 टेंटिकल हैं, एक टेंटिकल है हमास, उसको मैं सपोर्ट करते रहूंगा और पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करते रहूंगा। यही एक साबित करने के लिए कि इन द इस्लामिक वर्ल्ड, Iran is still trying to push and shove and assume that place of prominence. बस इतना ही है। अभी मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल दिया, माफ करिएगा, क्योंकि आपके साथ बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो उम्मीद है कि वो थोड़ा सा लाइट इस पर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्त, नाइस सीइंग यू। You're doing a yeoman service, very proud of you. I told the chief also. I said this officer should be awarded after retirement. Chal. Thank you, sir. I just hope he takes it seriously. नहीं अच्छा काम कर रहे हो आप, you're very good. Keep it up. Thank you, he's seen my drones, sir. Drones देखे हैं सर मैं. I met him. बात उनके तरफ से आया तब मैं बोला कि भाई so इसलिए. Thank you, sir. Andy Saab, thank you so much. Get well soon, brother. And we are proud of you. And I personally feel if at all there is going to be a mobilization of opinion in American subcontinent, then
capable and competent people like you can play a pivotal role. And towards that end, you are doing a yeoman service. Thank you so much. You are the lifeline. I have said, Dr. Mirza Sahib, he is the lifeline. All the best. थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय। हाँ जी, अच्छा ये किसी ने लिखा है, डॉक्टर अमजद अयूब साहब आपको सलाम, प्रोग्राम में मौजूद सबको सलाम, प्लीज सिंध पर प्रोग्राम करें और सिंध क्यों सोया हुआ है, सिंध बलोच भाइयों के साथ किस वक्त खड़ा होगा। अच्छा जी, करते हैं, ढूंढते हैं कोई सिंध का बंदा जो सिंध पे बात करना चाहे। अच्छा जी, बैक टू यू एंडी साहब जी, माइक अनम्यूट कर लें जी। डॉक्टर साहब मुझे बहुत बुरी तरह से खांसी हो रही है, आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू। अच्छा चलो ठीक है, मैं और तूर साहब इसको आगे लेके चलते हैं, आप रेस्ट करें। बहुत शुक्रिया जितना भी आपने टाइम दिया बीमारी में, आपका बहुत थैंक यू है। आई एम रियली रियली सॉरी टू सर, गेट वेल सून सर, दवाई ले आओ सर। दवाई खाएं और रेस्ट करें। हाँ ठीक है, ओके एंडी, बाय 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 बाय। अच्छा तू साहब उमा किथे गई, मैंने उमा दी टेंशन लगी सर। मैं हूं सर, लेट अस गो बैक इन हिस्ट्री। द मुस्लिम उमा जेड़ा मैं लास्ट वेख्या सीगा, जो लास्ट उमा देखा था वो था सभी गल्फ कंट्रीज की मीटिंग जिसमें मुअम्मर गद्दाफी ने गदर कर दिया था। उसने बात पते की थी, पर जिस तरीके से वो एग्रेसिव हो गया था सऊदियों के खिलाफ, उसने एलिगेशन लगाई सऊदी अरेबिया पे कि पहले तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड कहता है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कहते तुम सबसे बिल्कुल पाक और प्योर जगह मानी जाती है क्योंकि मक्का मदीना तुम्हारे सऊदी में है, और तुम लोगों ने ही काफिरों के साथ हाथ मिला के रखा है। तुम लोगों ने ही अमेरिकियों से हथियार ले लिए, सामान ले लिया, उनको मिलिट्री बेस दे दिया। कहते आपने खुद ही काफिरों को तो अपनी लैंड पे तो आपने जगह दे दी। तो कहते कि किस मुंह से आप एक मुस्लिम उम्मा के लीडर अपने आप को कहलाते हो। चीज को लेके ये बात सऊदी के जो सुल्तान थे उनको बहुत ज्यादा खटकी, और ये मुझे बिल्कुल याद है, मैं आई वॉज इन आई थिंक स्कूल ओनली, और मैं ये देखता था जियोपॉलिटिक्स में कि जो सऊदी के जो सुल्तान थे उन्होंने वापस बेइज्जती की मुअम्मर गद्दाफी की और बोला कि अगली बार तो तुम्हें कभी हमने हिस्सा बनाना ही नहीं है। और फिर मुअम्मर गद्दाफी ने भी बड़ी पते की बातें बताई जो अब एज अ प्रोफेसी सच हो रही हैं। जैसे कि बोला था कि यूरोप में लड़ने की जरूरत ही नहीं, आप पॉपुलेशन इतनी एक्सप्लोड कर दो कि वहां पे ऑटोमेटिकली डोमिनेंट आप पॉपुलेशन बन जाओ। और यही मुअम्मर गद्दाफी की बोली हुई बात जो उसने बोली थी कि गोली चलाए बगैर इस्लाम फतेह करेगा इन मुल्कों में। आज की तारीख में आप यूके देख लो और आप फ्रांस देख लो, तो बेसिकली जो इजरायलियों ने किया, सीधी सी बात है, उन्होंने भी यही मॉडल फॉलो किया कि आप पॉपुलेशन इतनी एक्सप्लोड कर दो और धीरे धीरे सेटलमेंट्स के नाम पे लोगों को बसाने लग जाओ, फैलाने लग जाओ। आज की तारीख में ये वही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लिबिया के तेल के ऊपर भी सबकी नजर थी, खासकर यूके की, और टोनी ब्लेयर ने अब जाके माफी मांगी है कि लिबिया पे हमला करना गलत था, अमेरिका ने प्रेशर डाला था फ्रांस और यूके पे कि हमारे साथ मिलके बॉम्बिंग करो, इसको हटाओ वरना कोalition भूल जाओ। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूके को, जो स्ट्रामर है या जो भी है, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर, उस स्ट्रामर को बोला कि कैन यू टेक ऑन रशिया बाय योरसेल्फ, क्या आप रूस को अकेले ले सकते हो आमने सामने की लड़ाई में? उसने साफ साफ मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की भी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स यूज होती है उसके आपस के एलाइज के साथ भी। तो अगर आपको लगता है कि वेस्टर्न पावर्स खुशी खुशी एक दूसरे के साथ हैं, ये बिल्कुल गलतफहमी है।
वो मजबूरी में एक दूसरे के साथ है, ट्रेड इसमें इन्वॉल्व है, लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक और डीप स्टेट वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। इनके काफी सीक्रेट प्रोग्राम्स हैं, वेपन को लेके, स्पेस को लेके, जो भी जो ब्लैक ट्रेड होती है, वो जो बहुत ही रिच लोग जो हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस यहां से वहां करते हैं, अलग अलग देशों में करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के देशों में इन्होंने ली हुई हैं। तो जैसे कहते हैं ना फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, तो इन सब वेस्टर्न कंट्रीज के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनके पास दूसरी की कंट्रीज में भी इन्वेस्टेड एसेट्स पड़े हुए हैं। तो एक ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक शुरू हो जाता है। और अब देखिए इसमें फायदा कौन उठा रहा है? चाइना ने काफी बड़ी परसेंटेज में सभी यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के पास फार्मिंग लैंड खरीद ली है, और स्पाइन का अभी तक कोई चार्ज नहीं लगा है किसी पे, और वो इतनी बड़ी परसेंटेज में जो क्रॉप उगा रहे हैं यूएस में, उसी की रीपैकेजिंग करके प्रोसेस करके चाइना भेज रहे हैं, और चाइना वही अमेरिकन प्रोड्यूस को अफ्रीका में दुगने या तिगने दाम पे बेच रहा है। तो आप देखिए कि चाइनीज भी कितने अपनी नेशन को प्रायोरिटी देते हैं कि यार हमने अपने देश के लिए करना है। तो देखिए सभी कंट्रीज आर सेल्फिश, और जहां तक मुस्लिम उमा की बात आती है, तो देखिए एंड ऑफ द डे सबको ताकत के लिए, सब ताकत और पावर के लिए भूखे रहते हैं। और मुसलमान उमा में जो पावरफुल जो नेशंस हैं वो ही डोमिनेट करेंगे। जो छोटे नेशंस हैं, मुसलमान नेशंस हैं, उनकी वो उन्हें डिक्टेट करेंगे कि भैया ऐसा करना है। उसमें ईगो क्लैश हो जाता है। कहना बड़ा आसान है कि मुसलमान उम्मा को इकट्ठे होके, यूनाइट होके हमने फॉलो करना है, पर इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्लैश ऑफ ईगो, क्लैश ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, क्लैश ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एंड अंत में पैसे पे ही बात आती है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब सऊदी अरेबिया भी माल बना रहा है। हाँ, जिसके पास पैसा सबसे ज्यादा है उसी की हुकूमत चलेगी, उसी के ऑर्डर चलते हैं। और अब मैं आता हूं सर सऊदी अरेबिया को लेके। सऊदी अरेबिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये ज्यादातर सभी देशों में यही हाल है। एक है जो प्रो उमा है, और एक गुट बटा हुआ है जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि अपने हित के लिए सोचता है कि यार मैंने काम करना, मुझे डॉलर मिलने, मैंने अमरीकियों का या फिर वेस्ट का नरेटिव को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक महीने डॉलर भेज रहे हैं, वो मेरी फैमिली को सस्टेन कर रहे हैं, तो मैं तो इनके लिए काम करूंगा, या इनके लिए मैं कोई खबरी बन जाऊंगा, या इन्हें इंफॉर्मेशन या अपडेट देता रहूंगा। कहीं पे भी मुसलमान उमा की बढ़ने की बात आई तो मैं पहली इतला कर दूंगा, तो वहां पे अमेरिका अलग से अपनी डिप्लोमेटिक चाल चलेगा, जिसमें कि मुसलमान देशों को इकट्ठा होने नहीं देता है। तो देखिए सर, अब जैसे ईरान, अब जैसे यमन है, अब सबसे बड़ी गलती की जब सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के प्रेशर में आके यमन के ऊपर हमला कर दिया। नहीं होना चाहिए था। और जिस दिन ये हमला हुआ, उस दिन से मुसलमान मुल्क आपस में बट गए, और जो मुसलमान उम्मा था उसका एक ख्वाब जो था वो आपका जुराना निकल गया, उसको वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि एक सगा भाई एक अपने नेबरिंग सके भाई के साथ ये हरकत कर रहा है, तो बाकी तो कोई लीवरेज या वेटेज है ही नहीं। इसका फायदा उठाया इजराइल ने, जॉर्डन ने। कहते हैं कि जॉर्डन की फैमिली इज नियरेस्ट लीनिएज टू मोहम्मद प्रॉफिट। वो कहते हैं कि जो जॉर्डन के जो किंग हैं, उनकी फैमिली
की सबसे ज्यादा नजदीकियां हैं ब्लड लाइन को लेके, मोहम्मद प्रॉफिट को लेके, पर वो एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी चीज में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। ना वो मुसलमानों के लिए बोलना चाहता है, ना वो उनके खिलाफ बोलता है। वो अपने हित के लिए चुपचाप बैठा है और अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपने घराने को संभाल के बैठा है। और इसीलिए उसने इजराइल से भी दूरी बना ली कि भाई आप हमसे दूर रहो, हमने आपसे कुछ नहीं लेना देना। मिस्र, इजिप्ट, जब 6 दिन का यौम कीपुर वॉर हुआ था, उसमें भी जो रेगिस्तान ले लिया था इजराइल ने, और फिर जब पीस टॉक हुई, इजराइल ने एक बहुत बड़ी गेम खेली, क्योंकि जो साइनाई डेजर्ट है वो पूरा रेत है, वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उन्होंने पूरा डेजर्ट वापस कर दिया एक किस्म से लेके। तो इजिप्ट को मजबूरन वो अब फॉलो करना पड़ता है पीस डील की। वो एक जंग हार गए और उसके बावजूद जमीन भी वापस हो गई, तो मिस्र भी अब बैकफुट पे ही है कि क्या करें। और जो मुसलमान उमा था, वो 6 डे का जो यौम कीपुर वॉर था, वो मुस्लिम उमा था, जिसमें लेबनान भी था, सीरिया भी था, जिसमें जॉर्डन भी था, ईरान भी था, इराक भी इन्वॉल्व था, इजिप्ट भी इन्वॉल्व था। आप सोचो, 6 मुल्क इकट्ठे, 6 मुल्कों की फौजें इकट्ठे थी। पर जिस तरीके से अमरीकियों ने आके मिलिट्री इक्विपमेंट को सप्लाई किया, मेडिटेरेनियन सी में जो अमरीकी जो लड़ाकू युद्धपोत वहां पे थे, जिसमें कि एक युद्धपोत को तो इजरायलियों ने हवाई फायर भी किया, और कहा जाता है कि जानबूझ के फायर किया था, जिसमें कि 12 या 13 अमरीकी सेलरमैन मारे गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक इजराइल ने इस बात को लेके कंडेमनेशन नहीं दी, ना ही ऑफिशियली सॉरी बोला है। पर अब वो ये कि समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मैसेज था, क्योंकि साफ दिख रहा था कि अमेरिका का झंडा उस शिप के ऊपर है, फ्रिजिट के ऊपर, और ये इजरायली पायलट्स ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट थे, फैंटम फाइटर जेट, इन्हीं के साथ इन पे हमला किया था। और अमेरिका ने चू चू तक नहीं की। आज की तारीख में एक भी अमेरिकी सर्विसमैन मारा जाए, वो देश लड़ाई पे जाने को तैयार हो जाएगा। वहां पे 12-13 मार दिए गए। तो आप देखें, इजराइल ने शायद ये चीज करके एक बात बता दी कि धोखा मत देना, या कुछ गलत मत सोचना ट्राई करने की, क्योंकि हमारे पास फायर पावर है। क्या पता ये मैसेज देना चाहते थे, क्या पता, हाँ हो सकता है। और मिडल ईस्ट में आप अगर यहूदियों की और क्रिश्चियंस की आप हिस्ट्री देखें, तो काफी हद तक क्रिश्चियंस शर्मिंदा भी फील होते हैं जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट को मारा गया। वो खुद को ब्लेम करते हैं कि उनकी गलती हुई है उनसे, और इसी गिल्ट को लेके क्रिश्चियंस ने अपने ऊपर ले लिया कि भाई हमने यहूदियों को बचाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो क्रिश्चियंस को बुरा बोले, गलत बोले, सप्रेस करें, पर क्रिश्चियंस को जूइश स्टेट ऑफ इजराइल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये मजबूरी में कर रहे हैं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब जो अमेरिकन डीप स्टेट कहते हैं, उसमें 90% इजराइल के बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं, जिनके एक इशारे पे इकोनॉमीज क्रैश कर जाएंगी, या फिर उनके किसी डॉक्यूमेंट्स के खुलासे को लेके लोग बर्बाद हो जाएंगे। और इसी से कनेक्शन होता है जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं, जो कह रहे हैं कि क्लाइंट लिस्ट में, मतलब अभी एक ईमेल डिस्क्लोज हुई है जिसमें एहूद बराक, जो इजराइल का पुराना प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो भी जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे विजिट कर चुका है बहुत बार। और उस आइलैंड पे क्या होता था, उस आइलैंड पे माइनर गर्ल्स को लेके आया जाता था और उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। और ये कौन करते थे?
वर्ल्ड लीडर्स, द रिच और फेमस लोग जो क्राइम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो इस सीक्रेट टापू पे आके, आइलैंड पे आके अपनी मनमर्जी मनमानी करके सारा का सारा क्राइम और गलत काम करते थे, नशे करते थे, और फिर वापस प्राइवेट जेट में बैठ के अपनी नॉर्मल जिंदगी और दुनिया में वापस आ जाते थे। कि वो जो टापू था, वो आइलैंड था जो जेफरी एप्स्टीन का, वो एक डार्क साइड ऑफ द रिच एंड फेमस था, जिसकी प्रिवेसी थी, इसलिए सारे वहां जाते थे कि भाई यहाँ पे ना फोन आएगा, ना कोई ट्रैक कर पाएगा, ना कोई कॉन्टैक्ट रहेगा, वहां पे मिलेंगे। तो एहूद बराक ने जेफरी एप्स्टीन को रिक्वेस्ट की थी कि पिलांटर, आज की जो कंपनी है यूएसए की पिलांटर, उसके सीईओ से इजराइल ये जो एहूद बराक मीटिंग करवाना चाहता था मालदीव और 2-3 किसी और मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ। तो जेफरी एप्स्टीन को ईमेल्स भेजी उसने कि यार पेलेंटियर के मालिक को बुला लो और मैं उसके साथ आना चाहता हूं, और 1-2 और मुल्क हैं उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करना चाहते हैं चुपचाप। अब देखिए, ये हिडन डील्स होती हैं कि मैं आपकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, अब मेरी कंट्री में आ जाओ, पर जो भी डील होगी इसका इतना % चुपचाप उस कंट्री में मेरे नाम पे प्रॉपर्टी पे खरीद के आप रख लेना। ऐसे डील्स होती है, मतलब डील्स ऐसे होती है कि जिसके कोई नामो निशान नहीं छोड़ा जाता। आप किसी के घर जाएं, अगर आपको एक छोटी सी, चलो अंगूठी ही दे दी, कम वो प्रूफ तो है अंगूठी है, ये वो डील्स हैं जिसमें कोई प्रूफ ही नहीं होता है। आपने जिस पावरफुल इंसान को जो एसेट देना है, वो उसके सके रिश्तेदारों के नाम पे होता है, जो कि रिश्तेदारों को पूरी जिंदगी नहीं पता होता कि उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी वहां पे अक्वायर हो चुकी है या खरीद ली गई है। तो जैसे आप सही कह रहे हैं, आयान जान जैसे कह रहे हैं कि जो इल्यूमिनाटी है, ये वो लोग हैं जो बहुत ही बड़े शैतान हैं, इनकी बहुत ही मतलब डार्क साइड होती है, और ये गलत हरकतें वहीं करते जहां पे कोई प्रूफ नहीं मिलता। और जब ये निजी जिंदगी और नॉर्मल पब्लिक में आ जाते हैं तो बिल्कुल शांत, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इनका रवैया चेंज हो जाता है, इनके बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, चाल ढाल चेंज कर देते हैं कि किसी को यकीन ही नहीं हो सकता कि यार ये बंदा करप्ट है, हो ही नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों को आगे नौकरियां दिलवाई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर्स को महफूज रखना है, चलवाते रहना है। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, इनको भी कोई ना कोई तो कंट्रोल कर ही रहा है। इनको भी तो कोई ना कोई इनके साथ मीटिंग करके आइडिया देता है कि तुम अब ये करो या अब ये करो या पैसे या इन्वेस्ट करो। क्योंकि सारे लोग सियाने होते हैं, पर हर एक की एक लिमिटेशन होती है। तो इनकी बिहाइंड क्लोज डोर्स मीटिंग होती है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अगर उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा मुल्क हो रहा है, तो वो कहते हैं कि पहले इस मुल्क के 3-4 बिजनेसमैन को अपना दोस्त बनाओ, इनके कारोबार को अपने मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करा लो, और जब आप अच्छा कंट्रोल पा लोगे, फिर इन्हें ब्लैकमेल करो कि भाई तुम्हारा धंधे का सारा पैसा हम ले लेंगे, या फिर वो करो जो हम बोल रहे हैं। ये वाले टैक्टिक्स होते हैं। तो दोस्ती भी मतलब के लिए की जाती है, ताकि आप दूसरे बंदे को कंट्रोल कर सको। और जो बंदा अपना इन्वेस्ट करके कंपनी और आइडियाज और पूरा नया प्रोडक्ट, इनोवेशन और तरक्की की जो लेवल होता है, वो जब दे देता है दूसरी कंट्री को, तभी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कोई नहीं देता है। कोई अपना आइडिया नहीं देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो उसकी खुद की मेहनत है, वो अपने देश में ही रखना चाहता है। और जब ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, तो आप समझें, एक होता है एक इंसान को मच्छी, उसकी प्लेट में मच्छी रख देना रोज, कि भाई ये लो आज तुम्हारी रोटी ये है। और एक किस्म की रोटी वो होती है जिसमें आप इंसान को नदी के किनारे मच्छी पकड़ना सिखाओ। वो जो मच्छी पकड़ना सिखाना होता है,
वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अ लाइफ टाइम होता है कि एक बार उस बंदे को वो स्किल आ गया तो उसे आपकी जरूरत नहीं है, वो अपना काम भी शुरू कर सकता है। तो देखिए सर, बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया है, बहुत ही मुश्किल बिजनेस डील्स होती हैं। अगर हमें लगता है ना कि अरे उससे उसे लगा वहां पे प्रॉफिट होने वाला है, वो अपने आप वहां पे जाके उसने 4 दिन में साइन कर दिया, ऐसे नहीं होता। बहुत गहराई में जाते हैं, 6-7 महीने या कुछ साल भी लग जाते हैं, जिसमें उस कंपनी का थिंक टैंक, उस मुल्क की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उस मुल्क के डिप्लोमैट्स, सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है कि भाई मैं अगर अपना आइडिया दे दूं तो हमारे मुल्क को फायदा होगा या नुकसान लंबे दौर में, बताइए। तो अगर डिप्लोमेटिकली ग्रीन सिग्नल दे देते, नहीं ये मुल्क ठीक है, ये हमें धोखा नहीं देगा, हमारे साथ रहेगा, तो सारी चीजें फिर समय के साथ 1 साल के अंदर या 1.5-2 साल के अंदर सेट बैठ जाती हैं। पर अगर दिक्कत आती है तो वो नेगोशिएशंस के तौर पे बात बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। दूसरी जो मुल्क है जिसके अंदर आप बिजनेस लेके जाना चाहते हो, उस मुल्क के पॉलिटिकल बंदे जो हैं उनके भी माफिया हैं, उनके भी गुंडे बैठे हैं जो उन्हें मंजूरी देंगे कि भाई अगर तुम इनको लेके आ रहे हो हमारे मुल्क में तो मेरा इतना शेयर होगा, वरना मुझे अगर बाहर निकाल दोगे शेयर से तो मैं इस कंपनी को बम से उड़ा दूंगा। करना है वो बहुत ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स चलती है, आपको अपने भी बंदे संभालने पड़ते हैं, आपको दूसरे मुल्क के भी बंदे संभालने पड़ते हैं। इट इज अ एवरी डे फेयर। ये नहीं कि एक ही दिन में रफा दफा कर दिया, हाँ में हाँ मिला दिया, डील हो गई, सब कंप्लीट हो गया, अब बिल्कुल रिलैक्स जिंदगी चल रही है, ऐसे नहीं होता है। आपको रोज देखना पड़ेगा कि ये कंपनियां कर्जे में तो नहीं जा रही हैं। ठीक है, यदि आपको डर लगता है कि कर्जे में जा रही है, मतलब आपका बिजनेस वहां पे लॉस लॉस में चला गया या फिर आपके हाथ से निकल गया, और वो मुल्क अब हम चलाएंगे, तुमने तो नुकसान करा दिया, अब हम अपने आप देखेंगे, वो टेक ओवर हो जाता है, जिसे एक्विजिशन कहते हैं। तो मैं वही कहता हूँ सर कि ये जितनी भी जो वेपन डील्स हैं, ये वेपन डील्स बहुत ही क्लोज डोर्स के पीछे होती हैं। इसमें कम से कम शतरंज की 3 या 4 चालें आगे सोच के टेबल पे ऑप्शंस रख के फिर डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या हम इनके साथ हाथ मिलाएं, अगर हाथ मिलाएंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा। क्यों? ये मुल्क तो मेरे 3 दोस्त मुल्कों के साथ इस देश की थोड़ी नहीं बनती है, तो इज इट फेयर कि मैं इसके साथ हाथ मिलाऊं? क्योंकि अगर मैंने इसके हाथ मिला लिया तो मेरे जो 3 पक्के दोस्त हैं वो मेरा हाथ छोड़ जाएंगे। तो एक बिजनेस को पाने के लिए मैं 10 बिजनेस खोने को तैयार हूं। तो सर इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ब्लैक मार्केट इसमें बहुत एक्टिव है, और जितनी भी ब्लैक मार्केट होती है इसमें जितने भी ये डीलर्स हैं ये 99% रिटायर्ड आर्मी अफसर ही होते हैं, और इनके पास इन्हीं की ही पलटन और जो रिटायर्ड जो बंदे हैं इनकी रेजिमेंट से, ये स्पेशल फोर्सेस ट्रेन्ड लोग होते हैं, इनकी प्रॉपर ग्रुप्स बने होते हैं, और इनकी प्रॉपर कोड लैंग्वेजेस होती हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्टर्ड एयरक्राफ्ट दिए जाते हैं जिसके आसपास कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ध्यान रखते हैं टैपिंग का, फोन टैपिंग, कहीं पे बग तो नहीं लगा दिया है, कहीं पे सैटेलाइट ट्रैकर तो नहीं लगा दिया है, कुछ मैग्नेटिक वाली चीज तो नहीं लगा दी है। मतलब ये प्राइवेट एयरक्राफ्ट में भी जैमिंग इक्विपमेंट लेके चलते हैं, और ये हवाई जहाज में जहां पे लैंड होता है सर, वहां पे हवाई जहाज के अंदर बैठ के 3-3 4-4 घंटे वहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल चलती हैं प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स में। ये उतर के जाते भी नहीं है उस देश में, वो अपने एयरक्राफ्ट में बैठे बैठे ही लिंक कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल्स होती हैं, इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन सिस्टम्स के ऊपर, वहां पे इनकी डील्स फाइनल होती हैं, और फिर वहां से वो टेक ऑफ करके चले जाते हैं, और पैसे नहीं इधर उधर होते। क्रिप्टो करेंसी 99% अब क्रिप्टो करेंसी
का एक कोड कॉपी करके आप दूसरे को भेज देते हो, वो वही कोड अपने अकाउंट के थ्रू कॉपी करके पेस्ट करेगा, उसके वॉलेट में वो सारा पैसा आ जाता है। अब आप देखें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्यों प्रेफरेंस दे रहा है। पाकिस्तान अब एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी रिजर्व मुल्क बनने वाला, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के बोलने पे हो रहा है। और ट्रंप ने आसिम मुनीर को बोला है, और दोबारा फौजी इन्वॉल्व हो गया, और इस सारे टेक्नीशियंस और जैमिंग वाले बंदे, टेक्निकल बंदे, कंप्यूटर वाले बंदे सारे आएंगे और ये क्रिप्टो का पूरा सेटअप करेंगे। यूएस से भी लोग आएंगे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा और क्रिप्टो करेंसी किसकी होगी? डोनाल्ड ट्रंप की। तो वही मैं बोल रहा हूं सर कि डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही ही इज अ बिजनेसमैन, वो पॉलिटिशियन नहीं है। और जिस तरीके से उसने अभी इंडिया के साथ रिलेशंस को जिस तरीके से वो हैंडल कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि ज्यादा देर नहीं टिकने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत ज्यादा और लोग बैठे हैं, इल्यूमिनाटी बोल लो या बिजनेसमैन बोल लो, जो बिहाइंड क्लोज डोर्स इन्फ्लुएंशियल है ना, जो जिनकी हिंदी नोट्स बहुत मैटर करती है ना, और जितने भी जूइश और हिंदूज, यही है ज्यादातर जो वहां पे कंपनियों के सीईओ है, जूइश एंड हिंदूज। तो और मतलब इंडियंस कह लीजिए या इजरायली तो नहीं, पर जूइश है और इंडियंस हैं। तो मैं वही बता रहा हूं सर कि उनकी लॉबी इज ज्यादा स्ट्रांग है अकेले ट्रंप के मुकाबले। तो चक्कर में आएगा। ट्रंप अभी भी बोल रहा है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, आज वो सिर्फ हार्ले डेविडसन के लेवल पे आ गया। अब कल परसों बोलेगा चलो हार्ले डेविडसन पे टैरिफ हटा दो, इंडिया बोलेगा हार्ले डेविडसन पे टैरिफ हटा दो, डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट किया हटा दो। ऐसे 1-2 महीने थोड़ा गर्मा गर्मी चलेगी, और ट्रंप को पता है कि उसे इंडिया के साथ नरम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी इज्जत गवाई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस तरीके से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन आई हुई है, करप्शन आई हुई है, ह्यूमन राइट वायलेशन चल रहे हैं बलूचिस्तान में, तो मतलब अमेरिका को भी पता है कि ये फेल्ड स्टेट है, यहाँ पे अभी मौका है तो चौका मार लो, इनसे अपनी हाँ में हाँ मनवा लो। बस क्योंकि आसिम मुनीर करप्ट है, आज वो हाँ करेगा, और मैं लिख के दे रहा हूं कि जब आसिम मुनीर आउट ऑफ पावर होएगा तो वो अमेरिका में जाके सेटल होगा। बहुत शुक्रिया समर्थू साहब, आपका मुस्तकबिल का भी आपने बता दिया क्रिस्टल बॉल देख के कि ये मुस्तकबिल में अमेरिका में सेटल होगा, और इनके पास जगह ही कोई नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने का, और इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर इतना वास्ट आपने जो इसको कवर किया है, तो मुझे यकीन है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू जी। तो नाजरीन, सऊदी अरेबिया का जहाज पकड़ा गया है, असला पकड़ा गया है, और ये सारी का दास्तान है, और उसका बैकग्राउंड देखें आप। समरतूर साहब ने किस खूबसूरती से बयान किया है कि भाई ये दुनिया जो है ये गोलमाल है, सब गोलमाल है, और यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंपनियां और ये बड़े बड़े जो है सिस्टम ये चल रहे हैं, और किस तरह से डील होती है, क्या होता है। मैं और आप तो इसमें कुछ भी हमारा किरदार नहीं है, सिवाय इसके कि हम इन चीज़ों पर बातचीत कर लें। तो बहुत खौफनाक दुनिया में हम जी रहे हैं, अगर इसको देखना शुरू करें तज्जिए की ऐनक से और एनालिसिस की ऐनक से, तो फिर खौफ आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेंबर बनिए हमारे चैनल के, ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं एक और लाइव में नेक्स्ट टाइम। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।